हेलो स्टूडेंट, हाय। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट लेकर आए। तो आज हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे बच्चों। तो एक एक करके बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ बेटा हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? हम उन सभी प्रॉपर्टी का कलेक्शन पढ़ेंगे जिसके हेल्प से डिटरमिनेंट को डील करना इजी हो जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्म्स है, ये लिखते चलेंगे आप लोग अपनी कॉपी के अंदर। द फर्स्ट, इफ टू रो और कॉलम, टू रो और कॉलम्स are same, then determinant of that matrix should be 0। अगर बेटा कोई दो रो या दो कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? 0 हो जाएगी। यानी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसको 0 लिख सकते हैं। जैसे 2, 5, 4 एग्जाम्पल के लिए 2, 5, 4, 1, 9, 8। देखो दो रो सेम हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर बच्चों क्या कंडीशन है आपके पास? 1, 3, 5, 9, 8, 7 और 1, 3, 5। कहने का मतलब कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो वो क्या होंगे बेटा? 0 हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर ये दो रो सेम हो रही है जिसकी कारण 0 है, और यहां दो कॉलम सेम हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी? डिटरमिनेंट की बच्चों। ठीक है, इसी तरह इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए अगला बच्चों, इफ वन रो एंड वन कॉलम आर 0, एनी वन रो है, ध्यान रखना, वन रो और वन कॉलम इज 0, then determinant of that matrix should be 0। मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ये नोट लिखते जाना आप, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब देखो बच्चों यहां पर क्या है? 0, 0, 0, 1, 5, जो भी 1, 2, 5, 5, 7, 9, या फिर कोई भी कॉलम, जरूरी नहीं है कि पहली कॉलम हो, अगर दूसरी कॉलम भी तो बच्चों 0 होगा। यानी जरूरी नहीं है कोई एक ही रो, यानी कोई सी भी एक रो अगर 0 हो जाए या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाए तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला अगले में बेटा हम बात करेंगे जब आपके पास, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आया हुआ है। डिटरमिनेंट कंडीशन क्या है? -2, 2, 5, -5, 7, -7, देन इट इज 0। बच्चों ये है क्या? ये आपका क्या है? ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर डायगोनल क्या हो? 0 हो, और इसके जो
क्या नाम है अपोजिट कंडीशन है, यानी वैल्यूज हैं वो क्या हो, एक दूसरे की रिवर्स हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। और इस फॉर्म को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बच्चों, एक ब्रेकिंग प्रॉपर्टीज है। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, जो ब्रेक करने वाला पार्ट है उसे देखते हैं। ब्रेक कैसे किया जाता है, जैसे आपके पास ये फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अब इस ब्रेकिंग के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई, इसे ब्रेकिंग प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी में क्या है, x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। और बच्चों यहाँ पर ए बी सी, मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और x y z कुछ ऐसा किया। इसे ब्रेक कैसे करना है ये देखिए, आप दो डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएंगे। पहला, ये जो प्लस वाली फॉर्म थी x y z ए बी सी x y z, दूसरा ए बी सी, नेक्स्ट ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो 0 होता है। तो बच्चों हमने ब्रेक कर दिया इसको, ब्रेक करने के बाद इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो टोटल क्या होगी, 0 हो गई। मतलब ब्रेकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है, इसका मतलब यही है कि इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये ब्रेकिंग प्रॉपर्टी की कंडीशन है। अगला बच्चों, अगले में बच्चों हम ये पढ़ेंगे जिसमें यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज, तो इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके कई केस हैं। इंटरचेंज प्रॉपर्टी। केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, when two row and two column are interchange। जब दो रो और दो कॉलम इंटरचेंज हो जाएं, देन तब क्या होगा बच्चों, तब उसकी जो वैल्यू है, यानी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। इफ टू रो एंड टू कॉलम आर इंटरचेंज, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव के अंदर हमने क्या किया, हमने ध्यान दो, यहां पर मैं एक कमाल की बात बता रहा हूं, इंटरचेंज दिखाकर आपको। जैसे 1 2 5 है, 1 2 5, 7 8 9 3 5 7। ठीक है, इंटरचेंज लिख रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं R1 में इंटरचेंज कर रहा हूं, किससे, R2 से। क्या कर रहा हूं, R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूं। इस केस में होगा क्या बच्चों, इस केस में ये जो रो 1 है ये क्या हो जाएगी, 2, और 2 क्या होगी, 1 हो जाएगी। यानी 7 8 9 1 2 5 3 5 7। और कमाल की बात बच्चों, इसके आगे एक माइनस का सिंबल लग जाएगा। एक बार इंटरचेंज
एक नेगेटिव देगा। अगर दोबारा इंटरचेंज कर देते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतनी सी। इस केस में आगे देखते हैं बच्चों अगला पार्ट इसका। ऐसे अगर हम कॉलम करें, मान लीजिए मैं एक कॉलम का कंसेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 2 5 ही है, 7 8 9 3 4 9 कुछ ऐसा। अब मैं कॉलम इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2 या कॉलम 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाहर माइनस का सिंबल, और क्या करना है आप लोगों ने, पहला तीसरे से चेंज हुआ, ये पहला कॉलम तीसरे से चेंज हुआ तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 5 9 9 5 9 9। अब 2 8 4 चेंज नहीं होगा, 1 7 3। यानी चाहे रो में इंटरचेंज हो चाहे कॉलम में इंटरचेंज हो बच्चों, कमाल की बात यह है कि एक माइनस का सिंबल बाहर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे रो के अंदर हो चाहे कॉलम के अंदर। ये इंटरचेंज की पहली प्रॉपर्टी है। जब दो रो या दो कॉलम अगर इंटरचेंज होते हैं तो बाहर माइनस का सिंबल लग जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं बच्चों हम लोग इंटरचेंज की अगली प्रॉपर्टी 2। ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काम भी आएगी और 4.2 एक्सरसाइज को डील करने में भी काम आएगी। बच्चों मैं 4.2 के कुछ क्वेश्चंस यानी कमिंग वीडियो के अंदर जरूर डालूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो बनेगी उसमें तो ये कंप्लीट होगा ही होगा। साथ में बच्चों एक चीज और बता दूं आपको कि मैं तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर के कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी वो सारी प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारे फॉर्मूले जो एक दूसरे से लिंक के सारे, वो मैं डिस्कस करूंगा कमिंग वीडियो के अंदर। और साथ में ही आप में से जो बच्चा चाहता है कि इस टिपिकल कंडीशन के टाइम पे भी अपनी पढ़ाई पूरी करे, वो प्लीज़ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले जिसमें मैं असाइनमेंट और बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ सीबीएसई से रिलेटेड या जो भी बच्चे 12th के बच्चे हैं उनके लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस ग्रुप का बच्चों को मिल जाएगा, क्या नाम है, लिंक मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए जो मुझसे पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए कोशिश है आप लोग पढ़ाई कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर स्कोर कीजिए। ये सीरियस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ओके, रफ कर रहा हूं बच्चों में अगला पार्ट इसका। देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट में क्या होगा, when column interchange with row, then there is no effect। अगर कोई रो किसी कॉलम से इंटरचेंज हो जाए तो उस डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं बच्चों में यहां पर देखिए 1 3 5 7 8 9 2 3 4 मैं लिख रहा हूं R1 इंटरचेंज है, सॉरी कॉलम 1 इंटरचेंज है R1 के। अगर ऐसा होता है बच्चों तो क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम में और जो ये कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 3 5 और ये 7 2 8 9 3 4 और इसके आगे कोई भी माइनस का सिंबल नहीं आएगा। अगर रो, मैं फिर से क्लियर करता हूं इंटरचेंज की प्रॉपर्टी में, अगर
दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो तो बाहर माइनस का इफेक्ट हो जाएगा। पर अगर एक रो या एक कॉलम, ए रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा, उसका डिटरमिनेंट वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी बच्चों, अगली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कॉन्सेप्ट है। एक डिटरमिनेंट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? तो कहने का मतलब है मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इनडिटरमिनेट। मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी इनडिटरमिनेट। बच्चों देखो मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। मेरे पास यहां क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं लिखता हूं R1 टेंस टू, मैं लिखता हूं R1 टेंस टू 2R1, R2 टेंस टू 3R2 and R3 टेंस टू 4R2 लिख लेते हैं, 4R3 लिख लेते हैं। मगर कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों देखो क्या होगा। केवल देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, डिटरमिनेंट में अगर कोई इफेक्ट पड़ता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो किसी एक रो पे इफेक्ट पड़ेगा किसी एक फॉर्म से, ठीक है, या किसी एक कॉलम में इफेक्ट पड़ेगा किसी एक फॉर्म से। अब अगर मैं कह रहा हूं R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके शो कर रहा हूं, R2 को 3 से कर रहा हूं और R3 को 4 से कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से करूंगा तो क्या होगा 2 4 6। नोट, जो यहां मल्टीप्लाई होगा, जो भी यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे वहां डिवाइड भी लिखना पड़ेगा। यहां रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां डायरेक्ट वैल्यू में लिखोगे आप। ऐसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से करूंगा किसको, सेकंड में कर रहा हूं तो 3 क्या होगा 12 15 और 18। अगला तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगला बच्चों R3, इसे 4 से किया मैंने 28 32 36। अब आपने 4 से इसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो यहां 4 से डिवाइड होगा, यानी पूरी वैल्यू जो यहां मल्टीप्लाई होगी वो बाहर डिवाइड में भी लिखी जाएगी। पर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की तरह नहीं है बच्चों। मैट्रिक्स में हुआ करता था बच्चों कि आप अगर मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, एक वैल्यू पूरे मैट्रिक्स पे इफेक्ट डालती थी। पर यहां जो मल्टीप्लाई होगी वो रो पे, एक रो पे या एक कॉलम पे एक वैल्यू से पड़ेगा इफेक्ट, और अलग अलग आप चाहे सभी के साथ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट यहां पर, जैसे भी मैं एक अगला एग्जांपल देता हूं कॉमन निकालने का, मल्टीप्लाई फॉर्म की बात आती है। देखो अगला, आप कुछ कॉमन भी निकालते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही निकालेंगे। जैसे मैं यहां बात करूं, देखिए ये 2 4 6 है, ये क्या है 8 12 16 है, 9 6 और 27। अब मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग आउट, यानी कॉमन भी ऐसे ही निकालते हैं, यानी लिखने का तरीका है टेकिंग आउट। क्या कॉमन निकल सकता है ऊपर वाले में से बच्चों, ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकल सकता है। नीचे वाले में से क्या कॉमन निकल सकता है बच्चों, 4 निकल सकता है। अगले वाले में से क्या निकल सकता है, 3 निकल सकता है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1, फिर 4 फ्रॉम R2 एंड 3 फ्रॉम R3। इस केस में क्या होगा बच्चों,
आप जो भी कॉमन निकालेंगे वो बाहर आ जाएगा। जैसे 2 कॉमन निकाला तो 2 के इफेक्ट से 1 2 3, 4 निकाला 4 2 जा, 4 3 जा और 4 4 जा, और फिर 9 का 3 3 जा, 3 2 जा और 3 9 जा। तो 2 निकला, 4 निकला और बच्चों क्या निकला, 3 निकला। बाहर मल्टीप्लाई में आ गए, वो जनरल रहेंगे। ये 16 के जो मल्टीप्लाई की वैल्यू वो लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड और बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो आज की क्लास में जितने भी बेसिक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी बच्चों, एक बार नोट कर लीजिए। मैं स्पेस देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर मैंने जो भी बेसिक प्रॉपर्टी थी 12th क्लास के लिए वो नोट करवा दी है। जो भी इसके अलावा होगी वो कमिंग क्लास के अंदर हम प्रोवाइड करवा देंगे। और बच्चों आपको बता दूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ में जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो असाइनमेंट और अदर एक्टिविटी के लिए या एग्जाम पेपर के लिए जो अपनी प्रैक्टिस करते रहे इस क्रूशियल टाइम में भी, उनके लिए ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। मैं आज की वीडियो के एंड में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर जरूर कर दूंगा, तो आप उसके साथ ज्वाइन कर लें ग्रुप को, और उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पॉजिटिव एफर्ट्स है। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना की जो प्रॉब्लम है उससे बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, आरोग्य सेतु आप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको पता चले कि आसपास में कंडीशन कितनी क्रूशियल या ठीक है, जो भी है उसके साथ बच के रहिए। और दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो और कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।